ये दलालों और दामादों की पार्टी बन गई है। कांग्रेस के राज में यहाँ जमीन की दलाली करने वाले माला माल हो गए हैं, या तो दामाद जी माला माल हो गए हैं। भाई कौन सी तारीख को वोट है, याद है कि नहीं याद है? कौन सी तारीख? 5 तारीख बीजेपी फाड़ी कर दो इनको। से पर्ची आई, बीजेपी कहते हैं हम पर्ची के विरोध करते हैं। अरे थारे मुख्यमंत्री पर्ची से बनते हैं। और साथियों कांग्रेस उल्टी है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता, मगर कोई नहीं चाहता। मतलब पूरी लीडरशिप टीम देख लो, आगे बैठी है। मैं बता रहा हूं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, इनसाइड ट्रैक दे रहा हूं। कोई नहीं चाहता, मगर दम नहीं है, डरते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के प्रचार का वक्त समाप्त हो चुका है और इसके साथ साथ ही मतदान जो है वो मतपेटियों में बंद हो चुका है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे उनकी किस्मत मतपेटियों में बंद है। 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 सीटों के जो नतीजे हैं वो चुनाव आयोग जारी करेगा, लेकिन उससे पहले जो तमाम सियासी गहमा गहमी देखने को मिली और ग्राउंड पर हमारी जो तमाम टीमें मौजूद रही, इन्होंने यहाँ पर दिलचस्प आंकड़े हम तक पहुंचाने का काम किया है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि एसपीएन 9 न्यूज की टीम के तमाम सदस्य जो लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स से सर्वे कर रहे थे, जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा था, और एसपीएन 9 न्यूज के लोकसभा चुनाव के सर्वे में एकदम सटीक आंकड़े हमने आपके पास सामने पेश किए, जिसमें 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आई थी और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज करने में भी कामयाबी हासिल की। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा 5 उन लोकसभा सीटों पर, जहां 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावी चेहरे के दम पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। तो अब बारी है विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल की, और एग्जिट पोल में स्थिति जो है वो जबरदस्त यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि 10 सालों की एक तरफ की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ और दूसरी तरफ विपक्ष ने यहां पर तमाम जिस तरीके से घेराबंदी करने का प्रयास किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं। इसके साथ साथ तमाम वो क्षेत्रीय दल, चाहे इनेलो की बात करें या फिर जननायक जनता पार्टी की बात करें, जिन्होंने दलित वोट बैंक को साधने के लिए बीएसपी और एएसपी के साथ गठबंधन कर लिया। लिहाजा अब नतीजों की बारी है। यहाँ पर आने से पहले जो ग्राउंड की तमाम परिस्थितियां निकल करके सामने आई हैं, जो तमाम नतीजों के आने से पहले कहीं ना कहीं तमाम जो प्रत्याशी थे उनकी नींद उड़ा सकती है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बड़े दिग्गज चेहरे भी फंसे हुए हैं। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने यहाँ पर जो ग्राउंड से सर्वे निकल करके आए उसी आधार पर चर्चा रहेगी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद है। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू बहुत बहुत। हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल हम पेश कर रहे हैं अमन जी, और जाट वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर हरियाणा में, करीब 35% आबादी और 37 सीटों पर प्रभावशाली यहां पर निर्णायक भूमिका। इसके साथ साथ बात करें तो 20% के लगभग यादव वोट बैंक दक्षिण हरियाणा में काफी प्रभावी। 11 से 15 सीटों पर जीत और हार के बीच में यादव वोट बैंक ये भूमिका अदा करता है कि किस तरफ यहां पर सरकार का रुझान रहने वाला है। और पिछले 10 सालों में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 बार प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाबी हासिल हुई, उसमें यादव वोट बैंक यानी कि दक्षिण हरियाणा का अच्छा खासा सियासी प्रभाव देखने को मिला। 2019 में भी जब बीजेपी पूर्ण बहुमत से दूर रहती हुई नजर आई थी, 11 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थी। इसके साथ साथ जीटी बेल्ट पंजाबी वोट बैंक काफी प्रभावशाली है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच वहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि जाट वोट बैंक को ये कहा जाता है अमन जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ उनका रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन एक बड़ा फैक्टर था और किसान आंदोलन में जाट
जो समुदाय था वो अहम भूमिका निभा रहा था। लगातार 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे रहे, उसमें आप बात करें रोहतक, सोनीपत, जींद, हिसार, भिवानी, झज्जर, सिरसा और चरखी दादरी से आने वाली तमाम खाप पंचायतें और उन खाप पंचायतों के यहाँ पर प्रतिनिधि दिल्ली में जिस तरीके से डेरा डाल करके बैठे थे, उससे अब विधानसभा चुनाव पर सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है। पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, उसके बाद दिग्गज चेहरों और सीटें किस तरीके से जा रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। देखिए बिल्कुल दिनेश जी, आपने महत्वपूर्ण कह सकते हैं चीज़ों को सामने रखा है और जाहिर बात है कि यहाँ पर जो बीजेपी अब तक मदहोशी के आलम में थी कि भाई हम 2 बार तो लगातार सत्ता में रहे हैं, तीसरी बार भी सत्ता में आने से हमें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो आंकड़े निकल के सामने हैं, जो अभी आप पेश करेंगे और जितनी बात हमारी हुई है हमारे रिपोर्टर्स और तमाम लोगों से, उन्होंने यही बात कही है कि यही फर्क है, बीजेपी के जो नेता है वो नींद के आगोश में है। जिस तरह की कैंपेनिंग करनी चाहिए थी वैसी की नहीं गई या फिर करने नहीं दी गई। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी जब हम बात कर रहे थे इन सब तमाम चीजों पे, तो किसानों ने बीजेपी नेताओं को और यहां तक दुष्यंत चौटाला के नेताओं को भी गांव में घुसने नहीं दिया। यानी कि दिनेश जी स्पष्ट होता है कि जो लोग हैं उनमें नाराजगी है, लेकिन जो आंकड़े मैं चाहूंगा आप दर्शकों सामने रखें ताकि हम इसके ऊपर पूरी विस्तार से बात कर सकें, क्योंकि जो नतीजे निकल कर सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो तिलिस्म है हरियाणा में बीजेपी का 2 बार से लगातार सत्ता में रहने का, वो शायद इस बार टूटता हुआ नजर आ रहा है। नायब सिंह सैनी को चुनाव से ठीक 3 महीने पहले मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देना भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको खत्म करने का प्रयास किया। लिहाजा अब चलते हैं जिलेवार तरीके से यहाँ पर चर्चा करेंगे। पंचकुला जिले से शुरुआत करते हैं और पंचकुला में 2 विधानसभा की सीटें हैं, पंचकुला और कालका। कालका से शक्ति रानी शर्मा जो कि राज्यसभा में सांसद कार्तिकेय शर्मा की माता हैं, वो बीजेपी से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर कालका में जिस तरीके से चंद्रमोहन बिश्नोई जो कि दिग्गज चेहरे हैं हरियाणा की राजनीति में, वो चुनाव लड़ रहे हैं। 2 सीटें हैं अमन जी, बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, क्योंकि ज्ञानचंद गुप्ता जो है पंचकुला से वर्तमान में विधायक थे और लोकसभा यहाँ पर विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं पंचकुला में बराबर पर छूटता हुआ मामला? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह कांग्रेस पार्टी को लेकर भी कहा जाएगा कि लगभग वो जो अपने इस खुशी में थे कि भाई एक तरफा हम जीत दर्ज कर रहे हैं, एक तरफा हम जो है बीजेपी को साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जो आंकड़े आप पेश कर रहे हैं, जाहिर बात है पंचकुला की बात कर रहे हैं और लगभग अगर यहाँ पर मामला बराबर का है तो ये बताता है कि बीजेपी को पूरी तरह से हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लगभग फाइट में बराबर है। और देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, आम चुनाव हुआ है, उसमें भी लगभग जो स्थिति बराबर की थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चुनाव प्रचार करने में दिनेश जी कुछ वक्त पहले से लगते तो शायद यहाँ पे अधिक फायदा उनको होता हुआ नजर आता। और दूसरा बात ये भी है कि जो लिस्ट फाइनल होनी चाहिए थी उसमें भी समय लगा है, तो कई चीजें जहां पर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे रही है। लेकिन अगर पंचकुला में लगभग अगर बराबरी का मामला है तो आप ये समझकर चलिए कि बीजेपी को आप बिल्कुल भी दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कांग्रेस पार्टी फाइट में है और लगभग बीजेपी से 1 कदम आगे दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, अंबाला में 4 सीटें आती हैं, 3 सीटों पर इस बार अंबाला में भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। अंबाला कैंट सीट जो है वो भी काफी दिलचस्प है क्योंकि अनिल विज वहां से विधायक हैं और पिछले 5 लगातार चुनाव उन्होंने जीते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अंबाला सीट से कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करना, क्या इस चीज का ये प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर अंबाला में जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है? अमन जी, छोटी सी प्रतिक्रिया। देखिए बिल्कुल जाहिर बात है कि मैं पहले भी आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जैसा माहौल तैयार किया और देखिए लोगों में नाराजगी भी, आप ये भी मानिए कि चाहे अंबाला की बात करें, पंचकुला की बात करें या और तमाम जगह की बात करें, लोगों में नाराजगी है और बीजेपी के नेता इस बात को अच्छे समझते भी हैं। अग्निवीर योजना को लेकर लगातार राहुल गांधी ने उनको घेरा, इसके अलावा किसानों के मुद्दे हुए, यानी कि जमीनी मुद्दों पर कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर है और इसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अंबाला से काफी किसान जो हैं दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच किए थे और इस वक्त भी आपको बता दें कि हम हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर जो है किसान 200 दिनों से अधिक वक्त से धरनारत हैं और लगातार यहाँ पर किसान जिस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद थे, जो कैजुअलिटीज हुई, जो शहादतें किसानों की हुई, उसको लेकर के यहाँ पर केंद्र सरकार को झुकाने का कहीं ना कहीं प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। यमुनानगर जिला एक ऐसा जिला जो हरियाणा में एक अपनी अलग पहचान रखता है, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। 4 सीटें आती हैं और 4 में से 3 सीटें वहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में। एक बार फिर से यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी हमारे एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं इनमें करती हुई नजर आ रही है। कंवर पाल गुर्जर शिक्षा मंत्री रहे, इससे पहले भी मनोहर लाल खट्टर सरकार में मंत्री थे। कंवर पाल गुर्जर जो है कि जगाधरी से आते हैं, क्या यहाँ पर उनका सियासी प्रभाव कम देखने को मिल रहा है? क्योंकि
बड़े चेहरे हैं लेकिन उतना प्रभाव नहीं है। और कंवरपाल गुर्जर को लेकर के लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि भाई जब आपको जिम्मा दिया गया तो यमुनानगर लगातार बैकफुट पर जाता रहा, तो यहाँ पर क्या वो नाराजगी निकालने की कोशिश स्थानीय लोगों की तरफ? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, और इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। देखिए 10 साल आप लगातार सत्ता में रहे हैं, आपने कई वायदे लोगों से किए, कई चीज़ों पर आपने काम करने को कहा, लेकिन अब हैरानी इस बात को लेकर होती है, चाहे कंवरपाल गुर्जर हो या और बाकी नेता हो, कि अब अपनी बात करने के बजाय आप कांग्रेसी लोगों पे हमले करते हुए नजर आते हैं। लोग यही कहते हैं कि भाई 10 साल का वक्त बहुत ज़्यादा समय होता है, ऐसे में अगर आप बेहतर रणनीति नहीं बना पाए, यमुनानगर के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ में आपको चुना होगा और वही लोग हैं जो अब कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जाकर खड़े हो रहे हैं, तो जाहिर बात है कि आपको जो 5 साल का वक्त मिलता है उसमें आपको साबित करना पड़ता है। और यहाँ पर तो बीजेपी के पास लगभग 10 साल का समय रहा जहाँ पर उन्होंने सत्ता में रहे, सत्ता चलाई। और आपने एक शुरुआत में जिक्र किया था नायब सिंह सैनी का कि देखिए 3-4 महीने पहले अगर किसी को आप मुख्यमंत्री बना देते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे बुरे ऐप जो है वो ढपते हुए नजर आते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं उसका ठीकरा जो है वो आपके नए सीएम पर फूटता हुआ नजर आता है। और यही बात ऐसा लगता है कि लोगों के बीच घर कर गई कि भाई 9.5 साल तक जो सत्ता पर बैठा रहा, आखिर में जब जवाबदेही देने की बात आती है तो आप नायब सिंह सैनी को आगे कर देते हो। और ये भी मुझे लगता है नाराजगी का एक बड़ा कारण है। उत्तर पूर्व के 3 जिलों का हमने यहाँ पर विश्लेषण किया है और अमन जी, तीनों जिलों के यहाँ पर जो आंकड़े हैं इनमें कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं 60% सीटों पर जो है जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में बीजेपी के लिए टेंशन का माहौल तो रहेगा। कुरुक्षेत्र चलते हैं और कुरुक्षेत्र वाकई में दिलचस्प हो जाता है क्योंकि लाडवा से नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और लाडवा से चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा नहीं थी, वो करनाल से चुनाव लड़ना चाहते थे। टिकट वितरण से पहले भी जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और नायब सिंह सैनी के बीच जो यहाँ पर बयानबाजी देखने को मिली, उससे भी साफ प्रतीत हो रहा है कि लाडवा को कहीं ना कहीं अपने लिए सुरक्षित सीट नहीं समझते थे। लेकिन फिर से लाडवा से उन पर विश्वास जताया यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने। और क्या नायब सिंह सैनी फंसते हुए नजर आएंगे क्योंकि मेवाराम वहां से विधायक हैं वर्तमान में और बड़े चेहरे हैं? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, नायब सिंह सैनी को लेकर आपको याद हो तो पहले भी सीटों को लेकर कंफ्यूजन रहा, कभी यहाँ से लड़ेंगे कभी वहां से लड़ेंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को लेकर जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर, जो नेताओं के अंदर होना चाहिए, वो नजर नहीं आया। और लाडवा की आप बात करें, जाहिर बात है कि यहाँ पर जिस तरह से नायब सिंह सैनी को लेकर एक माहौल बन रहा है कि भाई देखिए, आप अगर 3-4 महीने गद्दी पर बैठते हैं, सत्ता में आते हैं, तो बहुत उम्मीद आपसे नहीं की जा सकती कि आप बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर देंगे। लेकिन यही होता है कि आपने जो है उनके सर पर एक तरीके से पगड़ी पहना दी कि भाई आप जाइए, आप आगे बढ़िए। लेकिन देखिए 9.5 साल तक जो कह सकते हैं लोग सत्ता में रहे या जो सीएम रहे, उनको हटाकर आप 6 महीने या 3-4 महीने के अंदर किसी को सीएम बनाकर ये उम्मीद करें कि वो सारे ऐप ढप देगा, मेरे ख्याल से बहुत नामुमकिन चीज़ है। और यही बात है, कुरुक्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है हरियाणा के अंदर। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अगर एक कह सकते हैं बीजेपी से दिखाई दे रही है, तो ये आप मानकर चलिए कि यहाँ बीजेपी के लिए सत्ते में आने की बात है कि जो बीजेपी लगातार दावे कर रही थी, कह सकते हैं अमित शाह जी पहुंचते हैं, कहते हैं कि भाई मैं जो हिसाब किताब लेने के लिए आया हूं, मैं ये लेने आया हूं, लेकिन वो प्रभाव जो है वो लोगों के अंदर दिखाई नहीं पड़ा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कुरुक्षेत्र में भी फाइट में नजर आ रही है। बिल्कुल, कुरुक्षेत्र में बराबर की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। करनाल का रुख करते हैं और करनाल पिछले 3 महीने से पहले यहाँ पर सीएम सिटी के रूप में जानी जाती थी क्योंकि मनोहर लाल खट्टर लगभग 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और करनाल से ही वे विधायक थे। करनाल में यहाँ पर देखा जाए तो मैं अपने जो आंकड़े हैं अमन जी, यहाँ पर जो दर्शकों के सामने हम पेश कर रहे हैं, पहली बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी करनाल में 3 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर सिमट सकती है। तो करनाल में मनोहर लाल खट्टर प्रभावशाली रहेंगे या फिर कहीं ना कहीं जो अन्य जातीय फैक्टर जो है, सोशल इंजीनियरिंग जिसको बोला जाता है राजनीति की भाषा में, वो करने में बीजेपी कामयाब हुई क्योंकि 5 सीटों में से 3 सीटों पर मजबूत यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है। देखिए हाँ, ये बात भी दिनेश जी है कि हम बीजेपी को दरकिनार नहीं कर सकते। करनाल की बात आप करें, जाहिर बात है खट्टर का प्रभाव तो रहा है, लेकिन देखिए लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी नाखुशी है कि भाई लगभग 10 साल रहने के बाद भी अगर आप कांग्रेस पार्टी को सवालों घेरे में खड़े करते हो तो आपको आना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, बीजेपी अगर यहाँ पर 3 सीटों पर आ गए है तो ये कहीं ना कहीं लोगों में एक जो है एक हो सकता है कि बीजेपी के लिए ये भी बात रही हो कि भाई केंद्र में बीजेपी है, अगर एक बार फिर बीजेपी राज्य में लौटती है, वापस आती है, तो उनको इसका फायदा मिल सकता है।
सकता है। अब देखिए कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, जातिगत फैक्टर भी आपने कहा वाकई में ये भी काम करते हैं, लेकिन अगर हम 3-2 की लड़ाई देखें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तो दिनेश जी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये शिफ्ट भी हो सकती है कि 3 अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ चले जाएं, 2 बीजेपी की तरफ चले जाएं। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि करनाल में कहीं ना कहीं जो हमारे जो कह सकते हैं जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके अनुसार अगर हम समझें तो बीजेपी थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी से आगे जाते हुए नजर आ रही है, भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इसका बड़ा कारण एक ये भी हो सकता है क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा का चुनाव जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी होते हुए, किसानों का मुद्दा होते हुए और करनाल को धान का कटोरा भी हरियाणा में कहा जाता है, तो उसके चलते भी यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की। पानीपत में 4 सीटें आती हैं, 2 सीटों पर बीजेपी नजर आ रही है, यहाँ पर बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिल सकती है। पानीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लंबे वक्त से यहाँ पर जो है डेरा डाला हुआ है और कहीं ना कहीं ये कोशिश क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हुड्डा पिता पुत्र की तरफ से की जा रही है कि भाई जीटी बेल्ट जो है वहां पर 50% यदि सीटें कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बराबरी पर छूटती है तो कोई यहाँ पर एक बुरा परिणाम नहीं होगा। और इसी को देखते हुए पानीपत में 2-2 सीटों पर बराबरी पर दोनों पार्टियां दिखाई दे रही है। किस तरीके से समझते हैं? देखिए बिल्कुल जाहिर बात है कि जिस तरह की मेहनत की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि 10 साल सत्ता से बाहर रहे, उनको पता है सत्ता से बाहर रहना क्या होता है और ऐसे में हर एक पॉइंट पर उन्होंने काम किया है। आपने जिस तरह का जिक्र भी किया कि जीटी बेल्ट पंजाबी बेल्ट है और इस तरीके से यहाँ पर अगर पंजाबी वोट भी उनको मिला है, या यूं कहा जाए कि जिस तरह से उन्होंने एक माहौल डेवलप किया है, कांग्रेस पार्टी की जो योजना है वो पहुंचाने का काम किया है, एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि किसानों के साथ में कोई बर्बरता नहीं होगी। जो अग्निवीर योजना है हम इसको एक तरीके से दोबारा रीडिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, यानी कि जो जमीनी मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार ये आगे बढ़े हैं। अब ऐसे में पिता पुत्र की जो जोड़ी है उसको कितना सपोर्ट मिलता है, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें 2-2 की सीटों पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी लगभग बराबर आकर खड़ी हुई है और ये बताता है कि कांग्रेस ने अपने आप को दोबारा रीस्टैब्लिश करने के लिए जो मेहनत की है उसकी जो कह सकते परिणाम है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। कैथल जिला भी काफी दिलचस्प हो जाता है और कैथल जिले में एक सीट है कलायत। कलायत से एक तरफ जहां हिसार से सांसद जयप्रकाश के बेटे चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे विकास सहारण, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग ढांडा, और अनुराग ढांडा और विकास सहारण के बीच आमने सामने की टक्कर है। ऐसे में कैथल में जो है 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जाती नजर आ रही हैं, 1 सीट आम आदमी पार्टी यहाँ पर बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। क्या आम आदमी पार्टी का 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव में खाता खुलने वाला है? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल आम आदमी पार्टी का जिक्र आपने बहुत देर से लिखा है, लेकिन देखिए जाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में भी कोशिश की थी कांग्रेस पार्टी के साथ में अलायंस किया जाए, गठबंधन किया जाए, लेकिन वो कोशिशें अंजाम तक नहीं पहुंची। आखिरकार आम आदमी पार्टी ने फैसला किया कि भाई हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और अब इतने जिले गिनने के बाद कहीं 1 सीट है जो आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आए। लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी का अभी तक हरियाणा में ऐसा कुछ रहा भी नहीं, लेकिन अगर इक्का दुक्का सीटें भी उनके कह सकते हैं पाले में आती हैं तो ये उनकी जीत होगी, क्योंकि आप देखिए दिल्ली से लेकर पंजाब, गुजरात और गोवा और तमाम जगह पर उनके अब जो है चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं। ऐसे में हरियाणा भी अगर शामिल होता है तो एक उम्मीद के तौर पर आने वाले दिनों में हरियाणा को देख सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहीं से आते हैं और यहाँ पर अगर महीने 2 महीने पहले से अगर उनको मौका मिलता तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक माहौल अपने पक्ष में बनाते हुए नजर आते। लेकिन अगर उनका खाता भी खुल रहा हरियाणा में तो ये उनके लिए सुखद बात होगी। कैथल में 2 सीटें कांग्रेस पार्टी की मजबूती को दर्शाती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी भी जीतने में कामयाब हो सकती है और यहाँ पर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिखाई दे रही है। सिरसा विधानसभा सीट के साथ साथ लोकसभा सीट का भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा के चुनाव थे और कुमारी शैलजा ने वहां से जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं सिरसा में और शायद ऐसा हो सकता है कि हरियाणा में सिरसा एक ऐसा जिला रहे जहां पर बीजेपी का खाता भी ना खुल पाए, क्योंकि हमारी जो ग्राउंड की परिस्थितियां हैं वो कुछ यही दर्शा रही है। लंबे वक्त से जो ग्राउंड पर तमाम संवाददाता मौजूद थे उन्होंने जो रिपोर्ट्स भेजे हैं वो दिलचस्प हैं यहाँ पर, और जिस तरीके से इनेलो का सियासी प्रभाव देखने को मिल रहा है अमन जी, वो वाकई दिलचस्प है। क्योंकि एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला और सिरसा से यदि बात करें तो हलोपा के यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों बराबर के यहाँ पर दबंगई के मामले में देखा जाए तो बराबर के यहाँ पर उम्मीदवार दिखाई देते हैं, क्योंकि गोकुल सेतिया पंजाब यूनिवर्सिटी में सक्रिय रहे। बताया जाता है कि गोल्डी बराड़ और विक्की मिड्डू खेड़ा जैसे बड़े जो एक नामी गैंगस्टर रहे हैं उनसे भी उस दौरान उनका यहाँ पर संबंध रहा है। हालांकि उन तमाम यहाँ पर संबंधों को अब दरकिनार करते हुए गोकुल सेतिया नजर आ रहे हैं। तो सिरसा जिला
जहां पर क्या कुमारी शैलजा यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए रंग लाती हुई दिखाई देंगी, और यहां अभय सिंह चौटाला काफी सियासी प्रभाव रखते हैं, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी यदि 5 में से 2 सीटें भी निकाल पाई तो क्या यहां पर मजबूती से वापसी के संकेत दिखाई दे रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और सिरसा में ये बात भी आप मानकर चलिए कि शैलजा का प्रभाव अगर रहा और यहाँ पे 2 से 3 सीटें भी, जैसे हम आंकड़ों में भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के पक्ष में आती हैं तो कहीं ना कहीं शैलजा का जो प्रभाव है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। लगातार जो सीएम पद की चर्चा चल रही है कि उनको सीएम पद पर बैठाया जाना चाहिए, और अगर यहाँ पर उनका प्रभाव दिखाई पड़ता है, 2 से 3 सीटें जो हम जिक्र कर रहे हैं, अगर इसमें भी प्लस हो जाती है एक सीट, तो ये मानकर चलिए कि फिर वो अपनी दावेदारी भी पेश कर सकती हैं। गोपाल कांडा का आपने जिक्र किया, जो तय नहीं कर पा रहे कि बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ नहीं है, और यहाँ पर दिलचस्प अपने आप में ये लड़ाई हो जाती है। और सिरसा की जो लड़ाई है वो इसलिए भी अहम हो जाती है दिनेश जी कि यहाँ का जो भी कह सकते हैं कि जो परिणाम सामने आएगा उसमें सीएम बनने को लेकर या सीएम पद को लेकर जो लड़ाई है वो और ज़्यादा, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, जैसा हम लोग आंकड़ों में भी बता रहे हैं कि लगभग जो स्थिति है वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आती है, तो यहाँ पर शैलजा भी जो है अगर परिणाम बेहतर रहे, परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रहे तो सीएम पद का दावा ठोक सकती हैं। शैलजा भी सीएम पद का दावा ठोक सकती हैं और लोकसभा सांसद हैं। जिस तरीके से सिरसा में जबरदस्त यहाँ पर अनुसूचित जाति के जो वोट बैंक हैं उसका भी एक सियासी प्रभाव देखने को मिलता है और निर्णायक भूमिका में है, तो उस आधार पर कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि कम से कम डबवाली सीट जहां से अमित सिहाग चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह चौटाला भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दिग्विजय चौटाला का यहाँ पर पलड़ा जो है कमजोर दिखाई दे रहा है, तो 2 सीटें यहाँ पर गोकुल सेतिया की सिरसा सीट और इसके साथ साथ डबवाली सीट पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जीत की उम्मीदें हैं। 3 सीटों पर इनेलो या फिर उनके सहयोगी दलों को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। अब सिरसा का जिक्र हम कर चुके हैं, फतेहाबाद भी पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, 3 सीटें वहां पर आती हैं, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है, यानी कि जीत दर्ज करने की कगार पर खड़ी हुई है। अब जाट वोट बैंक जो है उस बेल्ट का रुख करते हैं और हिसार में 7 विधानसभा की सीटें, 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी मजबूत, जिसमें एक बड़ी सीट भी है हिसार में नारनौंद विधानसभा सीट, जहां से पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा सरकार में कैबिनेट में शामिल रहे कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके सामने जस्सी पेटवाड़ सामाजिक कार्यकर्ता को यहां पर कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है और जिस तरीके से ग्राउंड की परिस्थितियां नजर आ रही है, नारनौंद सीट पर कैप्टन साहब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हिसार सीट, यहाँ पर हिसार जिला 7 सीटें, अमन जी 3 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही, 3 यहाँ पर बीजेपी, 1 सीट पर अन्य का भी यहाँ पर जो है सियासी दबदबा देखने को मिल रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी संतुष्ट होगी 3 सीटों से? देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है कि 35% के आसपास जाट वोट आता है हरियाणा में, और इसी तर्ज पे बीजेपी ने किरण चौधरी को अपने पक्ष में लाया कि भाई कह सकते हैं कि जाट वोट बैंक हमारे कह सकते हैं हिस्से में आए, लेकिन जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो हुड्डा का अपना बनाया हुआ जनाधार है वो कहने को उनके साथ खड़ा हुआ है, और लगभग 3 से 4 सीटें, जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं 2 से 3 सीटें, आई थिंक 4 सीटों का जिक्र कर रहे हैं हाँ, तो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी का प्रभाव यहाँ पर है, और अगर नतीजे वैसे रहे तो फिर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ में आगे बढ़ती हुई आने वाले जब परिणाम होंगे, जैसा हम लोग जिक्र कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ हम लोग जो रिपोर्टर्स ने हमारे चीज़ें भेजी उन्हीं के ऊपर बात करें, लेकिन जब परिणाम सामने आएंगे उसमें ये जो कह सकते हैं सीटें हैं, आंकड़े हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल, जींद की बात करते हैं और जींद के बारे में कहा जाता है कि जिसके साथ जींद उसको आएगी जबरदस्त नींद, और जिसके साथ नहीं है जींद उसकी उड़ा देगा जींद नींद। तो ऐसे में काफी दिलचस्प हो जाता है। 5 सीटें आती हैं, बीजेपी महज 1 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है, 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में। क्या वो जो कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी कि यहाँ पर किसान जो है एक बड़ा फैक्टर निभाएंगे और किसान आंदोलन का जो प्रभाव है उसकी बारी अब यहाँ पर जींद में आते आते आ चुकी है, तो यहाँ पर किसानों का जो रोष था वो रंगलाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए खुशी का माहौल। देखिए बिल्कुल दिनेश जी, उसमें कोई दो राय की बात नहीं। आपने देखा जिस तरह का बर्ताव किसानों के साथ में किया गया और जो कुछ घटनाएं घटी वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, क्योंकि देखिए दुष्यंत चौटाला को लेकर नाराजगी भी इसी बात को लेकर है कि किसानों के साथ में अत्याचार हो रहा था, लेकिन आप खामोश रहे, आप बिल के साथ में खड़े रहे, आप जो कानून बना उस साथ में खड़े रहे, तो ये ही उनका एक सबसे कह सकते हैं खराब पहलू रहा जो उन्होंने
में किया और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा लोकसभा चुनाव में। अब यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि एक सीट पर बीजेपी है, और देखिए अगर जो आंकड़े हमारे हैं उसमें एक सीट हम दे रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि विनेश फोगाट को भी जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है, तो वो 2-3 सीटें ऐसी हैं आसपास की जिन पर सियासी प्रभाव छोड़ेंगी और उनका जो चेहरा है विश्व स्तरीय पहलवान रही हैं, तो एक बड़ा यहाँ पर फैक्टर है। उसमें भी बड़ी बात रही कि किसी भी बीजेपी की बड़े नेता के अंदर हिम्मत नहीं रही कि जुलाना में जाकर प्रचार प्रसार कर सके। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का उनका इसमें प्रभाव है, और जाहिर बात है आपने सही कहा कि उनकी सीट की नहीं बल्कि आसपास जो सीटें हैं उसके ऊपर प्रभाव नजर आ रहा है। इसीलिए जिनकी बात करें तो वहां पर कांग्रेस पार्टी ताकतवर दिखाई पड़ती है। भिवानी में 4 सीटें हैं और भिवानी के बारे में अक्सर ये भी कहा जाता है कि किरण चौधरी ने जब से कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर दामन छोड़ा है उसके बाद से बीजेपी के लिए यहाँ पर कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस मजबूत, 2 सीटें बीजेपी मजबूत, और दिलचस्प ये है कि जेपी दलाल जो कि लोहारू से विधायक थे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, उनकी सीट फंसती हुई नजर आ रही है। तो भिवानी से किरण चौधरी के छोड़ जाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर यदि 2 सीटें मंजूर मिलती है तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से करनी है। जाहिर बात है, और यही बात मैं कह रहा हूँ। देखिए कांग्रेस पार्टी हर एक जिले में, जितने जिले पे हमने चर्चा की है उसमें लगभग बीजेपी के बराबरी पे खड़ी है या बीजेपी से प्लस नजर आ रही है। बीजेपी से एक पायदान भी वो कमजोर दिखाई नहीं पड़ रही। इसीलिए बीजेपी की तमाम नेताओं की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि तमाम कोशिश करने के बावजूद भी किसानों को मना नहीं पाए, और जो अग्निवीर योजना है उसको ढंग से एक्सप्लेन कर नहीं पाए। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर भी है, किसानों के साथ में जो बर्बरता हुई, अत्याचार हुआ, उसको लेकर भी एक गुस्से का माहौल रहा है हरियाणा के अंदर। तो ये तमाम जो फैक्टर है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। दादरी और रोहतक चलेंगे, और दादरी में 2 सीटें आती हैं, दादरी विधानसभा सीट और बाढ़ड़ा विधानसभा सीट। बाढ़ड़ा विधानसभा सीट से 2019 में नैना चौटाला ने चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत भी दर्ज की, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लिहाजा दोनों सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बाढ़ड़ा में दादरी की बात करें तो सोमवीर सांगवान जो निर्दलीय विधायक थे, चुनाव जीत करके आए थे, उन्होंने मनीषा सांगवान को यहां पर कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी थी उनको समर्थन किया है। दोनों सीटें यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। रोहतक दिलचस्प हो जाता है क्योंकि दादरी से सीमा भी साझा करता है और हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। तो ऐसे में 4 सीटें, हुड्डा का सियासी गढ़ गढ़ी सांपला किलोई से खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में रोहतक में भी बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि 2 सीटें रोहतक शहर की सीट और इसके साथ साथ गढ़ी सांपला किलोई, दोनों सीटें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंफर्म यहाँ पर जीत के खाते में जाती नजर आ रही हैं। तो अमन जी, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाने के चक्कर में यहाँ पर रोहतक जो है पुरजोर तरीके से कांग्रेस को समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जाहिर बात है, जो आंकड़े वो तो यही बता रहे हैं कि जो 4-5 सीटें आती हैं वो सब कहने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। और देखिए बीजेपी के नेता यहाँ प्रभावहीन रहे हैं, प्रभावशाली रह नहीं पाए, और हुड्डा क्योंकि आपने सही कहा कि सीएम बनाने की जो कवायद है उसमें सबसे आगे नजर आते हैं। हो सकता है रोहतक उनको सब तमाम जो सीटें वहां से आती हैं सब सीटें दे, ताकि एक मजबूत पक्ष उनका भी निकल कर सामने आए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो शैलजा है, अगर सिरसा में अगर उनका कह सकते हैं कि जो जीत है, अगर वो बड़ी जीत निकल के सामने आती है, जितने भी प्रत्याशी वहां से हैं अगर वो बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं, तो यहाँ पर वो भी एक मजबूत दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन हुड्डा की जो दावेदारी है वो इन सब में सबसे अलग और सबसे ऊपर दिखाई पड़ती है। सोनीपत विधानसभा सीट की बात करें या फिर सोनीपत जिले की बात करें तो यहाँ 6 सीटें आती हैं, और 6 सीटों में 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी मजबूत नजर आ रहे हैं, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, 1 सीट यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा सकती है। सोनीपत की बात करें विशेष तौर पर तो अमन जी, सुरेंद्र पंवार जो कि कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, चुनाव से ठीक चंद महीने पहले उनके घर पर ईडी की छापेमारी होती है, तमाम ठिकानों पर छापेमारी होती है, ईडी गिरफ्तार कर लेती है, अंबाला सेंट्रल जेल में बंद रहते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ही हाईकोर्ट से जमानत मिल जाती है। तो क्या सुरेंद्र पंवार का बाहर निकलना यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा? क्योंकि सुरेंद्र पंवार जैसे ही जेल से बाहर निकले उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करके और विपक्षी नेताओं को यहां पर फंसाने की कोशिश भाजपा कर रही है ताकि चुनाव में जीत दर्ज की जा सके। 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के यहां पर जो फेवर में जाती हुई नजर आ रही हैं, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा संतुष्ट होंगे? जाहिर बात है। और देखिए सोनीपत में अगर 6 सीटें आती हैं उसमें से अगर 3 से 4 भी कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं और 1-2 सीटें निर्दलीय को जाती हैं, वो भी जब हालात वैसे होंगे, निर्दलीय का देखिए काम क्या होता है कि जहां भी आपको मौका लगे वहां पर आप शामिल हो जाइए। तो पूरी तरह से यहाँ बीजेपी का
सफाया लगभग होने की उम्मीद दिखाई पड़ती है, क्योंकि इक्का दुक्का सीटें अगर बीजेपी कहीं ना कहीं प्रभाव में भी दिखाई पड़ती है तो क्या वो जीत में बदल पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि लोग अब उतने उत्साहित दिखाई नहीं पड़ रहे, सोनीपत में उतना उत्साह बीजेपी के लिए नजर नहीं आया। इसमें भी अगर एक आध सीट बीजेपी को अगर मिलती है तो कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचाने में वो कामयाब एक तरीके से हो पाएंगे। झज्जर जिले में 4 सीटें आती हैं और एक झज्जर जिले की एक बड़ी सीट है यहाँ पर, हॉट सीट बेरी विधानसभा सीट। बेरी से रघुवीर सिंह कादियान लगातार पिछले 30 सालों से विधायक बनते आ रहे हैं। हुड्डा सरकार में वो मंत्री भी रहे और विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। तो ऐसे में झज्जर से भी मुझे ऐसा लगता है अमन जी कि यहाँ पर बीजेपी को निराशा हाथ लगती हुई नजर आ रही है। 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाना, 1 सीट अन्य के खाते में जाना, क्या दर्शाता है? क्या किसान फैक्टर एक बार फिर से झज्जर में भी प्रभावी रहेगा? और जाट वोट बैंक जो है यहाँ भी बहुतायत में है, करीब 60% जाट वोट बैंक है। तो जाट वोट बैंक एकजुट हुआ, बीजेपी के लिए बड़ा खतरा। देखिए जाहिर बात है और बिल्कुल आपने सही कहा कि किसान को मनाने में बीजेपी नाकाम रही है, किसानों को अपने साथ लाने में नाकाम रही है और साथ में जाट वोट बैंक के प्रभाव रखता है यहाँ पर जाट वोट बैंक। और इसी मद्देनजर ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो हवा चल रही है इस झज्जर जगह पे, झज्जर के पूरे जिले की अगर हम सीटों की बात करें, यहाँ पर हो सकता है 3 सीटें उनके खाते में जाए और बीजेपी 1 सीट पर सिमट कर रह जाए। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए देखिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी लगभग पूरे सूबे की बात करें तो उतनी बेहतर स्थिति में नहीं है जितनी बेहतर स्थिति में 2000 हम कह सकते हैं कि 14 में 15 में नजर आई, फिर 2020 में नजर आई और वो लगभग 19 में नजर आई। वो प्रभाव अब उनका खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा में मिनी पाकिस्तान कहा जाने वाला जिला मेवात यानी कि नूह कांग्रेस पार्टी के लिए एक सुखद जिला माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से नूह जिले में डोमिनेंट पोजीशन में रही है। नूह जिले में 3 सीटें आती हैं और तीनों सीटों पर यहाँ कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लिहाजा यहाँ पर तीनों सीटों पर यदि कांग्रेस जीत दर्ज कर लेती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं होने वाली है। अमन जी, मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका में नूह जिले में तीनों सीटों पर, तो क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक सुखद स्थिति, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में अब हमारी एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक का सहयोग मिलना, क्या कांग्रेस पार्टी जो समझती है कि एक परंपरागत वोटर जो रहा है मुस्लिम वोटर कांग्रेस पार्टी का, उसका सियासी फायदा उन्हें यहाँ पर मिलेगा? देखिए 36 बिरादरी की बात राहुल गांधी ने की थी और बात कहने का मतलब उनका यही था कि वो सबको लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं की वही हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है कहीं ना कहीं वही दिखाई पड़ी। तो देखिए प्रभाव इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि राहुल गांधी लगातार हरियाणा की बात कर रहे हैं, जलेबी बाहर भेजने की बात करते हैं, फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं। कुछ बीजेपी नेता अगर उसके उनके बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं, लेकिन जब आप रियलिटी देखते हो तो यहाँ की जलेबी जो है वो बाहर जाती हुई नजर आती है। तो एक मौका है कि कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए और बीजेपी की ये जो मंशाएं हैं वो पुरजोर तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आती। भाई राहुल गांधी इन सब चीजों को एक मौके की तरह देखते हैं। हो सकता है कि जो लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम करने की बजाय विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए वो 36 बिरादरियों की बात करते हैं कि मैं सबको लेकर चलना चाहता हूँ, सबका भला करना चाहता हूँ, सब हमारे साथ आगे बढ़े, वो हमारे लिए बेहतर बात है। बिल्कुल, यहाँ पर नूह जिले में कांग्रेस पार्टी सुखद स्थिति में अपने आप को पहले से ही देखती हुई नजर आ रही है। पलवल का रुख कर लेते हैं और पृथला एक ऐसी विधानसभा सीट जहां से नैनपाल रावत ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, चुनाव में जीत भी दर्ज की, लेकिन इस बार जो है पलवल की लड़ाई बराबर दोनों पार्टियों के बीच देखने को मिल रही है। 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, 2 बीजेपी के खाते में। गुर्जर वोट बैंक यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है। अमन जी, गुर्जर वोट बैंक की बात करें तो फिर कृष्णपाल गुर्जर का भी जिक्र सामने आता है, जो कि 2019 में लोकसभा का चुनाव जीते, 2024 में फिर से चुनाव जीते, लेकिन केंद्रीय मंत्री रहने के नाते बीजेपी के लिए क्या यहाँ पर फरीदाबाद पलवल में अहम भूमिका निभा सकते हैं? देखिए जाहिर बात है, और बीजेपी के जो नेता हैं, शुरुआत में हम लोग यही बात कर रहे थे, जो तालमेल का अभाव दिखाई दिया, चाहे वो कृष्णपाल गुर्जर हों या और बाकी नेता हों। एक देखिए तालमेल अगर बेहतर रहता है तो आप पार्टी के लिए एक उम्मीद जगाते हुए नजर आते हो, लेकिन बीजेपी के नेताओं में हमने ये देखा कि जो उनके स्थानीय नेता हैं, बड़े नेता हैं, रोब रखते हैं अपना, उनके बीच में कोई तालमेल नहीं है। इसी लिहाज से हम देख सकते हैं कि हर एक जो जिले की सीटें हैं उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी या तो आगे दिखाई पड़ती है या लगभग फाइट में नजर आती है। पलवल और फरीदाबाद में भी ऐसे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 5 सीटें बीजेपी को प्लस करते हुए दिखाई जी। चलिए अगर 5 सीटें मान भी लेते हैं और 4 सीटें कांग्रेस को भी देते हैं तो भी दिनेश जी ऐसा है कि इक्का दुक्का सीटें इधर उधर होती हैं तो कांग्रेस पार्टी फिर फाइट में बैक कर सकती है और इस तरीके से बीजेपी 4 से 5 सीटों के साथ में आगे दिखाई जरूर पड़ती है। लेकिन देखिए सुखद परिणाम फिर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से उम्मीद की थी कि उनके पक्ष में एक माहौल बनेगा, 60 सीटों की बात करते हुए बीजेपी नजर आ रही थी, वो माहौल अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है।
तो हमने गुजर बाहुल्य दोनों यहाँ पर जिलों का जिक्र किया। पलवल और फरीदाबाद 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के पास भी तमाम वो दिग्गज नेता इस इलाके में मौजूद हैं, जिसके आधार पर 4 सीटें कांग्रेस पार्टी अपने खाते में ले जा सकती है। अब अहिरवाल बेल्ट का रुख कर लेते हैं अमन जी। बड़ा दिलचस्प यहाँ पर ये आंकड़ा रहने वाला है और दिलचस्प यहाँ की सियासत है, क्योंकि राव बीरेंद्र सिंह जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अहिरवाल में देखा जाए तो 22% जो है यादव वोट बैंक, और यादव वोट बैंक निर्णायक भूमिका में तमाम सीटों पर यहाँ ऐसी परिस्थितियां बनती हुई देखी जाती है। और भाजपा की भी नजरें 3 जिले गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी पर टिकी हुई हैं। आने वाली यहाँ पर जो 11 से 12 सीटें हैं वहां पर निर्णायक भूमिका, और इन 11 से 12 सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह की सियासी भूमिका ये काफी अहम हो जाती है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि 9 सीटें हमने 2019 में जीती थी, 2 सीटें महज कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी, जिसमें से महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी दोनों सीटें शामिल थी। तो यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर नायब सिंह सैनी हो जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, इनकी चुनावी जनसभाओं से नदारद नजर आ रहे हैं। क्या राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव के लिए अटेली विधानसभा सीट से जो जीत जान झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ उनका लक्ष्य यहाँ पर 1 सीट को निकालना है, या फिर 11 सीटें जो है इनमें बीजेपी को कहीं ना कहीं झटका लगता हुआ नजर आया? देखिए, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात कही कि जो 11 सीटें 19 में 9 सीटें जीती, लेकिन आप मुझे बताइए जरा, इतनी चीज़ों की हमने जिक्र कर लिया, बीजेपी के नेताओं में कहीं तालमेल आपको दिखाई पड़ा? अनिल विज कुछ और कहते हुए नजर आते हैं, खट्टर का कुछ और कहना है, इसके अलावा आप देखिए नायब सिंह सैनी कुछ और ही कहते हैं, और राव इंद्रजीत का तो जिस तरह से रुख रहा है वो सिर्फ अपनी बेटी को चुनाव जिताना है, उसके अलावा ऐसा लगता नहीं कि वो कोई बहुत बीजेपी से खुश है। पहले भी उन्होंने कहा था कि भाई अगर मुख्यमंत्री बनने के लायक कोई सबसे मजबूत शख्स है हरियाणा के अंदर बीजेपी के लिए तो वो मैं हूं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो मैं हूं की राजनीति है वो बीजेपी के लिए खासा मुश्किल पैदा कर रही है। और मैं आंकड़े आपसे पूछना चाहूंगा कि इन 11 सीटों पर इस बार कांग्रेस पार्टी कितने पे आगे दिखाई पड़ रही है? कांग्रेस पार्टी यहाँ पर करीब 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। 6 और 5 का आंकड़ा ये रहने वाला है, यानी कि बीजेपी के लिए जो वोट बैंक मजबूत कैडर हुआ था 10 सालों के लिए, वो उनके लिए एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बिल्कुल जी देखिए बिल्कुल। और आपने जो आंकड़े बताए दिलचस्प आंकड़े कि कहाँ 2 सीटें मिली थी और कहाँ 5 से 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अगर आ रही है, तो अपने आप में बताता है कि कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत नहीं है जितने कमजोर इसमें बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। और देखिए, जब आप अपना हित साधते हैं, अपनी चीजों के बारे में बात रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और हरियाणा में जो स्थिति है वो फिलहाल मिला जुला कर देखा जाए दिनेश जी, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्रभाव में दिखाई पड़ रही है। और बीजेपी के लिए हालात को संभालना अब मुझे लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है। और कुल सीटों का विश्लेषण भी जल्द ही हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प यहाँ पर बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि पिछले दिनों राव नरबीर सिंह से हमारी मुलाकात हुई। राव नरबीर सिंह से मुलाकात हुई तो हमने इस सवाल पूछा कि राव इंद्रजीत सिंह या राव नरबीर सिंह दोनों कद्दावर नेता हैं हरियाणा की राजनीति में, और विशेष तौर पर अहिरवाल के इलाके में, तो ये क्या अपने आप को सीएम का फेस मानते हैं? तो राव नरबीर सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान जो है दूसरी पार्टी से आने वाला चाहे कितना भी सीनियर लीडर क्यों ना हो, उसको चीफ मिनिस्टर के लिए यहाँ पर प्रमोट नहीं करेगी, उसको आगे प्रोजेक्ट नहीं करते हुए नजर आएगी। तो यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह और खुद राव नरबीर सिंह ने अपने लिए जो तमाम उम्मीदें थी उन पर विराम लगा दिया, और साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी यदि सरकार बनाने में कामयाब होती है तो यहाँ पर जो नायब सिंह सैनी ही अगला मुख्यमंत्री हरियाणा के बन सकते हैं। अब 90 सीटों में हमने यहाँ पर तमाम विश्लेषण आपके साथ शेयर किए और साझा की गई जानकारियां, तमाम जो ग्राउंड की परिस्थितियां हैं उनके अनुसार हमने अब तक पहुंचाई हैं। लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये भी रहा कि राम रहीम को यहाँ चुनावी मतदान से ठीक पहले जमानत मिल जाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए रंग लाता हुआ भी नजर आ सकता है, क्योंकि 5 से 6 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अमन जी, हमारे तमाम जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं उनमें कांग्रेस पार्टी 45 से 50 सीटें, ये दिलचस्प रहेगा। 45 से 50 सीटें जीतने का मतलब यह है पूर्ण बहुमत की सरकार, और पूर्ण बहुमत की सरकार यदि कांग्रेस पार्टी बना पाई तो वाकई में 10 साल के बाद कांग्रेस पार्टी के जो तमाम ग्राउंड पर सीनियर लीडर थे उनकी मेहनत यहाँ पर रंग लाती हुई नजर आ सकती है। 50 सीटें जीतना इसका मतलब यह है थंपिंग मेजोरिटी, और इस थंपिंग मेजोरिटी में यहाँ पर 5 से 6 सीटें यदि बीजेपी को राम रहीम के जो पैरोल मिल जाने के बाद उसका फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, यदि ये 5 से 6 सीटें घटा भी दी जाएं तो करीब बीजेपी अंडर 30 सिमटती हुई नजर आ रही है।
इनेलो 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जेजेपी के खाते में एक सीट जा सकती है और 6 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। कहीं कई ऐसी सीटें हैं इन पर निर्दलीय जो है वो अच्छी खासी निर्णायक भूमिका में है। तो थंपिंग मेजोरिटी कांग्रेस पार्टी के लिए, क्या कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 10 साल के सूखे का खात्मा करके यहाँ पर सत्ता में काबिज हो रही है? छोटी सी देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, कांग्रेस पार्टी ने अगर 50 सीटें हासिल करती हुई दिखाई पड़ रही है, अर्जित करती हुई नजर आ रही है, तो आप ये मानकर चलिए बीजेपी जो लगातार 10 साल सत्ता में थी उसके बाहर जाने का जो रास्ता है वो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से 50 सीटों के आसपास नजर आती है, जो आप आंकड़े पेश कर रहे हैं, उससे ये भी साबित होता है कि बीजेपी को अब नींद से जागना चाहिए, क्योंकि जिस मदहोशी में वो थे कि मोदी जी के नाम पर चुनाव जीतते रहेंगे, अब आपको जमीन पे काम करना पड़ेगा, लोगों के सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। और आपने जो लास्ट में एक बात कही कि राम रहीम के आने के बाद क्या 2, 4, 5 सीटों पर फर्क पड़ सकता है, तो मैं भी ये मानता हूं कि जाहिर बात है राम रहीम एक बड़ा नाम है, बड़ी तरह से उनकी हर सीट पर 10 से 15 हजार वोटर। बिल्कुल, ये बात आपने महत्वपूर्ण कही है। और यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत 19-20 होता है तब भी मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में है और बीजेपी 30 के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि जो सिमटती हुई नजर आएगी। 30 से 35 सीटों पर बीजेपी यदि सिमटती हुई नजर आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो तमाम चुनावी वादे, तमाम यहाँ पर हरियाणा में की गई जनसभाएं, रैलियां, उनका प्रभाव यहाँ पर शून्य होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरीके से 2019 में बीजेपी को जबरदस्त यहाँ पर बहुमत मिला था, लोकसभा के दौरान देखा जाए तो 10 की 10 लोकसभा की सीटें हासिल कर ली थी। 2019 के विधानसभा के चुनाव आते हैं, उस दौरान 40 सीटों पर बीजेपी जीतती है, 10 सीटें वहां पर जननायक जनता पार्टी से सहयोग ले लिया जाता है, सरकार बना ली जाती है। लेकिन इस बार जेजेपी और बीजेपी दोनों ही सत्ता से रुखसत जाती हुई नजर आ रही है। करीब 1.5 महीने तक हमारी तमाम टीमें ग्राउंड पर मौजूद रही, उन्होंने ये जानकारी साझा की है। और हरियाणा में इस वक्त देखा जाए कांग्रेस पार्टी सत्ता की दहलीज पर आने के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी हुई है। फिलहाल ये तमाम जानकारी साझा की। अमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।